सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, बाल साधना विद्यालय परिवार के मार्गदर्शक स्नेह और इस बाल साधना शिक्षा रूपी एक सर्वश्रेष्ठ आधार स्तंभ के सभी सहयोगी साथियों का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे विद्यालय परिवार की ओर से, संस्था निर्देशक महोदय की ओर से, संस्था प्रधान और इस विद्यालय परिवार की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक टीम की ओर से इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार की सुरक्षा, स्वस्थता और आपकी सर्वश्रेष्ठ कल्याण की कामना करता हूं और आप यूं ही पढ़ाई से जुड़े रहें, ऐसी शुद्ध भावनाएं आपसे मैं रखता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वो अध्याय नंबर 4 का है और इस का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है चौथे अध्याय का। इसके बाद कल वाले वीडियो में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और ये पाठ भी पूरा हो जाएगा। पाठ संख्या 7 है। टॉपिक का नाम है इटली का एकीकरण। तो मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। मेरे सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। और अब हम डायरेक्ट बिंदु पर आते हैं और हमारा बिंदु है इटली का एकीकरण। देखो, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय कैसे हुआ, क्योंकि कल आपने जर्मनी का एकीकरण पूरा पढ़ा है और आज आपके सामने जो आपका इटली का एकीकरण। तो यूरोप के अंतर्गत यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना है, उस राष्ट्रीयता की भावना का उदय फ्रांस की क्रांति के द्वारा फ्रांस की क्रांति के द्वारा हुआ था, या इसका जो उद्गम हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ। फ्रांस की क्रांति द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रीयता की भावना को संपूर्ण यूरोप में फैला दिया था। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट आए थे, उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने इस क्रांति को संपूर्ण यूरोप महाद्वीप में फैला दिया था, या यूरोप महाद्वीप में इस राष्ट्रीयता का विकास कर दिया था। मेरियट के अनुसार, एक इतिहासकार हैं आपके और उस इतिहासकार का नाम है मेरियट। तो मेरियट के अनुसार नेपोलियन प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली का राजनीतिक एकता प्रदान की। नेपोलियन प्रथम व्यक्ति था जिसने इटली को राजनीतिक एकता प्रदान की, यानी उसको एकता के सूत्र में लाने का जो कार्य किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और ये कथन जो समझाने वाले विद्वान है वो कौन है? मेरियट है। प्रारंभ में नेपोलियन ने इटली में उदार शासन व्यवस्था लाई। नेपोलियन ने सबसे पहले कौन सी शासन व्यवस्था को जन्म दिया? नेपोलियन ने इटली में उदार शासन व्यवस्था की शुरुआत की। उदार शासन व्यवस्था का मतलब यहाँ पर है कि एक जनप्रिय शासन की शुरुआत हो, जहाँ पर हर व्यक्ति को अधिकार हो, हर व्यक्ति कानूनों की इज्जत करे, सम्मान करे। किंतु कालांतर में यही व्यवस्था निरंकुश में बदल गई थी। कालांतर का मतलब है धीरे धीरे यही व्यवस्था किस में बदल गई थी? यानी यही व्यवस्था थी वो निरंकुशता में बदल गई थी, निरंकुश शासन में बदल चुकी थी, शासन में बदल गई थी। तो कहा जाता है कि नेपोलियन ने इटली में शुरू में उदार शासन व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन कालांतर में यही व्यवस्था निरंकुश शासन व्यवस्था के रूप में बदल चुकी थी। इटली के एकीकरण में कई बाधाएं थी। अब बाधाएं कैसे हुई वो देखिए। 1815 ईस्वी में वियना व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? वियना व्यवस्था थी। और 1815 ईस्वी की वियना व्यवस्था में इटली व जर्मनी व्यवस्था ने कौन सी जगह? इटली व जर्मनी के एकीकरण की गति को नुकसान पहुंचाया। यानी 1815 ईस्वी में जो वियना समझौता हुआ था, उस वियना समझौते ने इटली व जर्मनी के एकीकरण की गति को नुकसान पहुंचाया। और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इटली व जर्मनी के एकीकरण की भावना को दबाने का काम किया। अब आप ये कहोगे बच्चों की सर ये वियना शब्द कहाँ से आ गया?
देखो वाटरलू का युद्ध हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट और इटली सॉरी आपके ऑस्ट्रिया, उसके बाद में जो इंग्लैंड थी और ये फ्रांस था, ये सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक समझौता किया था उसके साथ, वो कहलाता था वियना समझौता। और वियना समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रिया के चांसलर थे वो मेटरनिक थे, और मेटरनिक ने क्या काम किया कि उसने दो देशों की राष्ट्रवादी भावना को दबाने का काम किया, इटली प्लस जर्मनी। इटली व जर्मनी की राष्ट्रीयवादी भावना को दबाने का उसने क्या किया, काम किया, या इस राष्ट्रवादी भावना को नहीं बढ़ना नहीं था। ये जो मेटरनिक था, ये मेटरनिक इटली और जर्मनी के प्रति प्रतिक्रियावादी था। तो मेटरनिक ने क्या कहा कि इटली कोई देश ही नहीं है, इटली को सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बताया, सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बताया कि यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यवस्था या जो शासन व्यवस्था वो विकसित नहीं हो सकती। इटली सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, और इस अभिव्यक्ति के स्वरूप में ही उसने उसकी क्या की थी, समीक्षा की थी। तो ये काम तो वियना समझौते के कारण हुआ। तो कट्टर कौन हो गया, इनका शत्रु कौन हो गया, वियना व्यवस्था हुई। और इटली जर्मनी की भावना को कौन दबाना चाहता है, यानी जो नेपोलियन दबाना चाहता है इसको, या आप ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रिया दबाना इसको एकीकरण के पक्ष में। और मेटरनिक ने तो सिर्फ इसको क्या कहा था, भौगोलिक अभिव्यक्ति का। अब क्या हुआ कि 1815 टू 1848 ये समय था। इस समय में यूरोपीय राजनीति में असफलता का काल था। यूरोपीय राजनीति में असफलता का काल था, असफलता का काल था। यूरोपीय राजनीति में असफलता का काल था। कब से कब, 1815 से 48 में यूरोपीय राजनीति में असफलता, क्योंकि इस काल में राष्ट्रवाद का प्रतिक्रियावाद से संघर्ष हुआ, और प्रतिक्रियावाद क्या रहा, सफल रहा। तो ये प्रतिक्रियावाद क्या है, क्रियावाद, देखो इस शब्द को तोड़ के देखिए, प्रति का मतलब है दूसरों के प्रति, यानी आपके प्रति जैसी भावना है। क्रिया का मतलब होता है कार्य, और वाद का मतलब होता है शासन, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उस समय जैसा राजा था उसके अकॉर्डिंग प्रजा चल रही थी। तो ये कहा जाता है कि 1815 से 48 में यूरोपीय राजनीति में असफलता का काल था, क्योंकि इस समय यानी असफल जो यूरोपीय राजनीति थी उसके अंतर्गत प्रतिक्रियावाद के अंतर्गत और राष्ट्रवाद का प्रतिक्रियावाद से संघर्ष हुआ था, और प्रतिक्रियावाद इसमें सफल हो गया और राष्ट्रवाद असफल हो गया था। प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाएं थी, उनको लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया था। एक बार फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे तो दोबारा बताऊं, राष्ट्रवाद का मतलब तो ये था कि अपने देश के प्रति अच्छी भावना, शुद्ध भावना, और प्रतिक्रियावाद का मतलब है कि जब आपके देश में कोई भी काम हो रहा है तो उस काम के विरुद्ध एक बड़ा माहौल खड़ा होना, बड़ा आंदोलन खड़ा होना। तो अगर बड़ा आंदोलन या जो माहौल है वो सफल होता है तो प्रतिक्रियावाद सफल होता है, देशभक्ति की भावना सफल होती है तो राष्ट्रवाद सफल होता है। इटली का एकीकरण दो किसके नेतृत्व में हो रहा था, सार्डिनिया और पीटमोंट के नेतृत्व में हो रहा था। यानी इटली का एकीकरण सार्डिनिया और पीटमोंट जो था वो पीटमोंट के नेतृत्व में हो रहा था। पीटमोंट और सार्डिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। यहाँ पर सेवाई वंश का शासन था, यहाँ पर किसका था, सेवाई वंश का शासन था, और इसको आप शॉर्ट में एसपी भी बोल सकते हो। सार्डिनिया पीटमोंट के नेतृत्व में, पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, और उसी तरीके से ऑस्ट्रिया जो इटली का एकीकरण है वो सार्डिनिया और पीटमोंट के नेतृत्व में हुआ था। अब दूसरी चीज आती है कि इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, कौन कौन सी बाधाएं जो थी वो से इटली के एकीकरण में थी। इटली के प्रति प्रतिक्रिया विदेशी प्रभुत्व का होना, यानी इटली में पहली बाधा क्या थी कि इटली में प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रिया का मतलब जब भी कोई कार्य चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है तो उसके विरुद्ध माहौल तैयार करना, आंदोलन खड़ा करना, तो प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व था। जैसे ऑस्ट्रिया इसका प्रतिक्रियावादी था कि उसको एक ही लक्ष्य था कि इटली में और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना का संचालन नहीं होना चाहिए और राष्ट्रवादी भावना विकसित नहीं होनी चाहिए, तो ये उनका काम था।
दूसरी बात है कि लाम्बोर्डी और वेनेसिया सीधे नियंत्रण में थे और मोडाना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार का अधिकार था। यानी उस समय यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए तो एक तो लॉम्बार्डी है और एक वेनेसिया है। तो ये आप आगे चलकर वेनेसिया इटली को मिलेगा, तो ये इन पर तो फ्रांस का सीधा ही अधिकार था इनके। लेकिन दो थे, जैसे मेडेना और टस्कनी। ये मेडेना और टस्कनी जो क्षेत्र है उस पर सीधा अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार का प्रभुत्व था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार का इनके ऊपर क्या था? अधिकार था। तो इटली के एकीकरण के अंतर्गत क्या था? दो प्रतिक्रियावादी था, वो सार्डिनिया पीटीमांट के नेतृत्व। इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी? इटली के एकीकरण में क्रियावादी विदेशी प्रभुत्व था, लाम्बोर्डी और वेनेसिया पर सीधा फ्रांस का हस्तक्षेप था, मेडेना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार का अधिकार था। और यह सबसे बड़ी बाधा थी उस समय इटली के एकीकरण में कि इटली को एक जगह लाने के लिए इन सभी से अपना जो छुटकारा पाना बहुत ही क्या था? जरूरी था। फिर दूसरे नंबर की बात क्या होती है वो देखिए कंपटीशन में भी और यहाँ भी। दूसरा बिंदु था, पोप अपने रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। और रोम पर किसका अधिकार था? पोप। उस समय यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा जो चर्च था, मठाधीश जो थे ईसाई धर्म के, वो रोम में थे। तो रोम पर पोप अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। पोप अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। उसका मूल लक्ष्य ये था कि यहाँ पर मेरी व्यवस्थित सत्ता है वो बनी रहे। फिर तीसरी बड़ी समस्या थी इटली के सामने। इटली का 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त थी। इटली जो था, इटली 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त थी। इटली 3 राजनीतिक इकाइयों में क्या थी? विभक्त थी। और चौथा कारण ये था कि इटली का सामंतवाद और कुलीनवाद जो नेपोलियन के बाद पुनः जागीरदारी विकसित करना चाहते थे। यानी ध्यान से देखिए, इटली में 2 प्रथाएं थी, सामंतवाद और कुलीनवाद। सामंत प्लस कुलीन जो थे वो नेपोलियन के पतन के बाद, इसके बाद नेपोलियन के पतन के बाद पुनः अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। पुनः अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, जो सम्मान था, उसे प्राप्त करना चाहते थे। खोई हुई प्रतिष्ठा व सम्मान को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तो कहने का मतलब रोम पोप पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इटली 3 भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। तीसरी बात यह थी कि इटली का सामंतवाद और कुलीन वर्ग जो नेपोलियन के पतन के बाद पुनः विकसित हो गया था, क्योंकि नेपोलियन के काल में तो इन पर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन नेपोलियन की मृत्यु के बाद ये जब पुनर्विकसित होने लग गया था उसके पतन के बाद, ये चौथी समस्या थी। और राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना थी। उस समय इटली के अंतर्गत सबसे बड़ी कमी एक और भी थी, राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय चेतना। एकता का मतलब तो यह है कि संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में लाना, और राष्ट्रीय चेतना का मतलब यहाँ पर होता है जागृत। राष्ट्रीय चेतना की भावना कम थी, तो उसको जागृत करना, उनको विकसित करना, उसे किसी भी तरीके से राष्ट्रीय देश के प्रति प्रेम की भावना, विशुद्ध भावना को विकसित करना, ये भी उस समय इटली के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अगला कारण इसका था वो ये था कि विचारधाराओं में मतभेद था। मेजिनी और गेरिबाल्डी इटली के एकीकरण में गणराज्य के रूप में चाहते थे, जबकि जियोपर्टी पोप के अधीन राज्यों का संघ का समर्थन था। तो एक बात यह भी थी, इटली के एकीकरण में विचारधारा में मतभेद था। यानी 2 विचारधाराएं थी और दोनों विचारधाराओं में अलग अलग मतभेद था। कैसे था वो देखिए। एक विचारधारा में तो मेजिनी व गेरिबाल्डी थी। कौन थे? मेजिनी व गेरिबाल्डी थी। तो एक विचारधारा में मेजिनी व गेरिबाल्डी इटली के एकीकरण में गणराज्य के रूप में चाहते थे। गेरिबाल्डी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहते थे, गणराज्य के रूप में चाहते थे। मेजिनी और गेरिबाल्डी चाहते थे, वो गणराज्य के रूप में चाहते थे, जबकि जियोबर्टी पोप के अधीन राज्यों का संघ का समर्थन था। जबकि कौन थे? जियोबर्टी पोप के अधीन, जियोबर्टी
पोप के अधीन राज्यों के संघ का समर्थन था। तो मेजिनी और गेरिबाल्डी इटली के एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहते थे। जियोपर्टी पोप के अधीन राज्यों का समर्थन चाहते थे। ये बात यहाँ पर आपकी आती है। फिर अगला, इटली के एकीकरण के सहायक तत्व है। इटली के एकीकरण के सहायक तत्व है। पहले नंबर का सहायक तत्व था वो नियो गल्फ मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। इस नियो गल्फ मूवमेंट का वास्तविक भावार्थ क्या था? इसमें आंदोलन के प्रवर्तक मेजिनी थे, यानी कौन थे? मेंजोनी थे। यानी इसके प्रवर्तक कौन? नियो गल्फ मूवमेंट के आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो मेंजोनी थे। तो मेंजोनी ने क्या कहा वो देखिए। इनकी सोच थी कि पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना चाहिए। मेनोजी ने क्या कहा? किसके नेतृत्व में? पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना चाहिए। पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये बात किसने कही? मेंजोनी ने कही। इन्होंने कहा कि धर्म में वो शक्ति होती है जो लोगों को नजदीक लाने का काम करती है, और इनका मानना था कि अगर पोप एक धार्मिक नेता है और पोप में संपूर्ण इटली के लोगों की धार्मिक भावनाएं बसती हैं, तो इसलिए अगर आपको इटली का एकीकरण चाहिए तो आपको पोप के नेतृत्व में करना चाहिए। और इस प्रकार एक धर्म की आड़ में जो आंदोलन चलाया गया था इटली के एकीकरण का, उस संपूर्ण आंदोलन को नियोगल्फ मूवमेंट कहा गया था। नियोगल्फ मूवमेंट, अब इसको साधारण रूप बना लो। नियोगल्फ मूवमेंट का संबंध किससे है? मेंजोनी से। मेंजोनी ने क्या कहा? अगर आपको किसी देश का एकीकरण करना हो तो उस देश की धार्मिक भावनाओं को विजित करो। और उन्होंने कहा कि अगर पोप के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाएगा तो धर्म के प्रति सभी लोगों की सम्मान आस्था है, और एक धर्म में वो शक्ति होती है जो सारी शक्तियों को एक स्थान पे ला सकती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर जो आंदोलन चलाया गया था एकीकरण का, उस आंदोलन को क्या कहा गया था? नियोगल्फ मूवमेंट के नाम से जाना गया था, या नियोगल्फ मूवमेंट के नाम से कहा गया था। इटली के एकीकरण का दूसरा सहायक तत्व क्या है? तो इटली के एकीकरण का दूसरा सहायक तत्व रहा गुप्त संस्थाओं का उदय। देखो, गुप्त संस्थाएं हर देश में होती हैं। अभी आपने कल परसों अखबार पढ़ा हो तो हमारे गंगानगर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गद्दारों ने जो ISI कंपनी थी, जो आपकी यहाँ की ISI पाकिस्तान की जो गुप्त एजेंसी है, भारत की जैसे रो है, तो भारत की तो है रो, RAW, और ISI जो है ये है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को सूचना दे रहे थे। तो उस समय कुछ ऐसी संस्थाएं बनी थी वहां पर इटली में जिनमें राजनीतिक एकीकरण हुआ। तो वो जो संस्था थी, उस संस्था का नाम था कार्बोनेरी संस्था थी। और कार्बोनेरी संस्था का जो कार्यालय जो था, वो कार्यालय कहाँ था? नेपलस में था। कहाँ था? नेपलस में था। तो उसका कार्यालय जो रखा गया वो नेपलस में रखा गया। और कार्बोनेरी संस्था जो एक क्या थी? गुप्त संस्था थी। दूसरी गुप्त संस्था बनाई इसने पीटमोंट में। कहाँ पर? पीटमोंट में बनाई। और पीटमोंट में जो संस्था बनी थी उसका नाम फेरिटी था। यानी पीटमोंट में जो संस्था बनाई गई थी उसका नाम था फेडरिटी था। फेडरिटी नाम की संस्था बनाई गई थी। तीसरा नंबर के अंतर्गत लॉम्बार्डी, कौन सी संस्था बनी थी? लोम्बार्डी। और लोम्बार्डी के अंतर्गत अडेल्फी संस्था बनी थी। तो कहने का मतलब इटली के एकीकरण का दूसरा प्रभावी जो तथ्य रहा वो गुप्त संस्थाएं रही। गुप्त संस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ संस्था रही कार्बोनेरी संस्था, मुख्यालय नेपल्स में। पीटमोंट में फेडरेली संस्था रही, और लॉम्बार्डी में अडेल्फी संस्था जो है वो रही थी। अडेल्फी नामक संस्था जो है वो यहाँ पर एक प्रसिद्ध संस्था के रूप में रही थी। तीसरा प्रभावी कारण क्या रहा इटली के एकीकरण का? और वो तीसरा प्रभावी कारण रहा इटली का आर्थिक विकास। देखो, किसी व्यक्ति विशेष की हो, किसी देश का मामला हो, वो देश कितना शक्तिशाली है, कितना प्रगतिबद्ध है, कितना क्रांतिकारी है, कितना श्रेष्ठ है, वो उसकी इकोनॉमिक्स पर निर्भर करता है। इटली के आर्थिक विचारक है, उन्होंने इटली के आर्थिक विकास की कल्पना रखी
आर्थिक विचारक कौन थे? फर्डिनांडो जो आर्थिक विचारक थे। गलियानी ये भी एक आर्थिक विचारक थे। उसके बाद में सीजर बेकारियो ये भी आर्थिक विचारक थे। उसके बाद में पीटर बेरी ये भी आर्थिक विचारक थे। उसके बाद में रोमो गनोसी ये भी आर्थिक विचारक थे। और जिनकी आर्थिक विचारधारा से चलते इटली का तीव्र विकास हुआ, यानी इटली के एकीकरण का सबसे प्रभावी कारण और रहा, और उस प्रभावी कारण का नाम था इटली का आर्थिक विकास हुआ। और इटली के बहुत सारे आर्थिक राजनीतिक के जो आर्थिक सलाहकार थे, जैसे फर्डिनांडो थे, गलियानी थे, सीजर बाराको था, पीटर बेरी था, रोमो नोसिलम, ये पीडीएफ में भी है बेटा। और इस चीज को थोड़ा सा अच्छा पढ़ना। देखो मैं कुछ चीजें अलग से भी लिख रहा हूँ, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। एक अच्छे मार्क्स की कोई बात नहीं है यहाँ पर अच्छे नॉलेज की बात है। क्योंकि अगर आप किसी की फोटो करोगे, किसी का पीछा करोगे, लिमिट का याद करोगे, तो आप खुद को नहीं बना पाओगे। कुछ तो खुद को बनाने के लिए बेटा इतना ऐसा करना हमें बहुत ही जरूरी है। फिर अगली चीज यहाँ पर आती है, और वो अगली चीज ये आती है कि इसका एक सहायक तत्व रहा था यंग इटली। इस यंग इटली का गठन कब हुआ? तो गठन इसका हुआ 1831 में। और इसका गठन किसने किया था? मेजिनी ने इसका गठन किया था। और यंग इटली के अंतर्गत जो इसने एक नारा दिया था, यंग इटली संगठन ने क्या नारा दिया था? इटली वालों के लिए या इटली वासियों के लिए थे। नारा था कि इटली है वो इटली वासियों के लिए है, वासियों के लिए, यहाँ पर केवल इटली के लोग रहेंगे, तो इटली जो है वो इटली वासियों के लिए। ये इसका प्रमुख क्या था? नारा था। यंग इटली का समाचार पत्र था। इस यंग इटली ने क्या निकाला? समाचार पत्र निकाला था, और उस समाचार पत्र का नाम था संयुक्त इटली। समाचार पत्र का नाम क्या था? संयुक्त इटली था। तो समाचार पत्र था वो संयुक्त इटली था। नारा था इटली वासियों के लिए। और यंग इटली संगठन का गठन 1831 में किया था, वो इसने किया था। इसमें एक विचारधारा में 3 सूत्र दिए थे, 3 प्रधान सूत्र इन्होंने दिए। परमात्मा में विश्वास रखो, पहला सूत्र। परमात्मा यानी भगवान को कहते, परमात्मा में विश्वास रखो। जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, के आदमी के आत्मा के विचार, उसकी शुद्धि, आत्मा के द्वारा किए गए लोगों के प्रति जो कार्य है वही उसका भगवान होता है। तो इसने कहा परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक रखो, सब भाइयों को एक रखो। अब आप ये कहोगे सब भाइयों को एक रखने का मतलब, ये कह दिया ना ऊपर वाली लैंग्वेज में कि इटली वासियों के लिए। ये बात यहाँ पर मैंने लिखी, वही बात ये कि सब भाइयों को आपको क्या रखना है? एक रखना है, एक संगठित जुटता में आपको रखना है। और आप ये कहा विदेशियों को इटली से बाहर भगाओ, यानी जो विदेशी हैं विदेशियों को इटली से बाहर भगाओ, यानी विदेशियों को इटली से बाहर भगाओ। तो विदेशियों से इटली से बाहर आपको लेके चलना है। छठा कारण ये था, और वो कारण था, इसमें एक लैंग्वेज और भी आती है कि हर परिवार से एक सदस्य यंग इटली में भेजा गया जिसकी 60 वर्ष से कम उम्र हो, जिसका प्रमुख लक्ष्य होगा इटली के लिए एक सर्वश्रेष्ठ योगदान देना। फिर अगला प्रयास था, इसमें सहायक था, वो था लेखकों के प्रयास। देखो किसी भी देश का कवि, दार्शनिक, विचारक उस देश की रीढ़ होता है। भावी पीढ़ी कैसी बनेगी ये उस देश के साहित्यकारों पर डिपेंड करता है। ये उस देश के जो प्रधान व्यक्तित्व के धनी है, उस प्रधान व्यक्तित्व के धनी पर निर्भर करता है कि वहां का व्यक्तित्व कैसा होगा, कार्य कैसा होगा, सर्वश्रेष्ठ रूप से संचालन कैसा होगा। तो एक देश के रीढ़ बिंदु जो होते हैं, वो रीढ़ बिंदु कौन होते हैं? उस देश के जो क्रांतिकारी जो होते हैं, साहित्यकार होते हैं, विचारक जो होते हैं, वो देश के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो इसके बाद में एक बात और देखिए, उस समय जो इटली के लेखक थे, उस लेखकों में फास्टकोल थे, उसके बाद में रोसेस्टी थे। ये इन्होंने देशभक्ति की भावना, जैसे हम भी तो करते हैं, देखो सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजवी खाती है, हीरे उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, तिरंगा झंडा ऊंचा रहे। तो ये देशभक्ति की भावना लिखी तो लेखकों ने, तो वहां भी उसने एक बड़े स्तर पर इसके लिए क्या किया है? प्रयास किया है।
उसके बाद में एक साहित्य, एक लेखक थे जिसका नाम था सिल्वियो, यानी सिल्वियो पोलिको थे। कौन से? सिल्वियो पोलिको थे। सिलिको पोलिको ने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी लव मी, यानी पीजी योनी। क्या लिखा था? लव मी पीजी योनी नामक पुस्तक लिखी थी। लव मी पोजी में ऑस्ट्रेलिया के जेल खानों का वर्णन था। किसका वर्णन था? ऑस्ट्रिया के जेल खानों के अंतर्गत जो उनके कर्मचारी थे, उनके लोग देशभक्तों को जो बंद किया था, क्योंकि ये उनका कट्टर था, उनका प्रतिक्रियावादी था, तो उसका वर्णन किया गया था। तो यहाँ पर ये कहा जाता है सिल्वियो वोलिको में पुस्तक थी लव मी पेजियोनी नामक पुस्तक में ऑस्ट्रिया के जेल खानों का वर्णन किया गया। फिर मीमली के द्वारा द फ्रेंडली इटालिया में राजभक्ति की भावना का संचार किया था। यानी मेमली द्वारा द फ्रेंडली इटालिया में राजभक्ति की भावना का संचार किया था। राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। और अगली चीज जो आपका अंतिम और 7वां बिंदु जो आपका है, और वो आपका बिंदु, छठा बिंदु जो है वो ये था, उदार लोकतंत्र और पोप का प्रभाव भी इसके एकीकरण में सहायक तत्व रहा था। तो उस सहायक तत्व कैसे रहा उसको देखिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उदार लोकतंत्र। पहली बात तो आपको उदार लोकतंत्र रहा, वह पोप का प्रभाव रहा। तो यानी पोप भी ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि सार्डिनिया और पीटमांड थे। मैंने एसपी शॉर्ट फॉर्म सार्डिनिया और पीटमांड है। उसके चार्ल्स एबर्ट थे, उसमें चार्ल्स अल्बर्ट के नेतृत्व में उदार लोकतंत्र की स्थापना हुई। पोप पाइस नौम भी उदार व्यक्ति था। पोप था पाइस, वो भी उदार व्यक्ति था। तो दो हो गए ना, देखो, उदार लोकतंत्र और पोप का प्रभाव। तो पोप में तो पाइस था, वो क्या था? उदार था। और उदार लोकतंत्र में चार्ल्स एल्बर्ट था, वो भी चाहता था कि इटली में एक अच्छा लोकतंत्र क्या हो, स्थापित हो या विकसित हो। और लास्ट एंड फाइनल बिंदु आपका है वो है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। किसका प्रभाव था? यानी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, उसका प्रभाव था। क्योंकि इस क्रांति के बाद नेपलस, सिसिली, पर्मा और मोडेना, ये जो आदि क्षेत्र थे, वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह की मांग की। इन सभी ने क्या कहा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा शत्रु था वो ऑस्ट्रिया था, तो इस सभी ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह की मांग की कि हमें इनके विरुद्ध क्या करना है? विद्रोह करना है। तो ये टॉपिक था। अब एक बार आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि यूरोप में राष्ट्रीय मानवता फ्रांस महत्वपूर्ण रहा। मेटरनिक ने नेपोलियन प्रथम का मेट्रिएट ने कहा कि इटली को एकता में लाने का प्रयास नेपोलियन प्रथम था। नेपोलियन ने उदार शासन व्यवस्था जो कालांतर में क्या बन गई? निरंकुश बन गई। इसके बाद यानी कि इटली के एकीकरण की ये प्रतिक्रियाएं थी। तो मैं जहां तक सोचता हूँ सभी अच्छी चीजें मैंने, एक तो कुछ आर्थिक विकास में कुछ नाम अलग से बताए, कुछ राइटर बताए, कुछ 1-2 किताबें अलग से बताइए। सभी बच्चों से मैं आग्रह चाहूंगा कि इनको आप अच्छा तैयार करो, क्योंकि ये वो उदाहरण होंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो एग्जामिनर के सामने जब ये चीजें जाएंगी तो वहां पर आपके नॉलेज की एक अलग पहचान जाएगी और आपको ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट है, तो आपको एक अच्छी सफलता वहां पर मिलेगी। तो आप अच्छे तरीके से तैयार करो। और आज का जो टॉपिक था हमारा, जो 11 जून का, वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया। कल लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा चौथे लेसन का, और उस टॉपिक का नाम होगा इटली के एकीकरण में मेजीनी, केवरो और गेरिबाल्डी का क्या योगदान था। तो इसके साथ सभी बच्चों से आग्रह चाहूंगा, दादा दादी जी का, माता पिता का ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो, पीडीएफ को पढ़ो, अच्छे नोट्स बनाओ, और एक बार फिर आप जुड़े रहो। और बच्चों इसी तरीके से हम चलेंगे। अब आगे के पार्ट छोटे आएंगे तो बड़ी रोचकता के साथ हम जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।
और सभी बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हम एक बार फिर कल मिलेंगे 12 जून को, और हमारा टॉपिक होगा इटली के एकीकरण के 3 विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। कुशल